Good morning, students. Today we will do the next topic, that is vaccination and immunization. First of all, vaccination. What does it mean? You must have heard about this term vaccination, right? बचपन में हमें पोलियो ड्रॉप्स, सब आपको याद है ना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई थी, या किसी भी तरह का कोई वैक्सीन आपने जो कभी भी करवाई है अपनी लाइफ में, अगर आपको याद हो, या अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपको वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं। वो पुराना हेल्थ कार्ड है वो निकाल के देखना, या अगर घर में आपके कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप उसके मदर से पूछ सकते हैं कि कैसे उनको वैक्सीन करवाई गई है, कौन कौन सी मेडिसिन दी गई हैं और क्यों करवाई जाती है वैक्सीनेशन। आज हम ये डिस्कस करेंगे। पोलियो ड्रॉप्स आपने सुने ही है, पल्स पोलियो मूवमेंट चलती है पूरे इंडिया में। वाई इट इज कॉल्ड पल्स पोलियो? बिकॉज जब भी शुरू होती है पल्स पोलियो मूवमेंट, तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बच्चों को ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया इसको पिलाई जाती है, एक ही टाइम पे हर जगह पे पिलाई जाती हैं ये ड्रॉप्स, इस करके इनको पल्स कहा जाता है, बिकॉज पल्स इज ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये पूरे इंडिया में चलाई जाती है, हर पार्ट में इंडिया के, तो इसलिए इसको पल्स पोलियो मूवमेंट कहा जाता है। सो पल्स पोलियो इज टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। अब हमने ये देखना है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होती है बेटे। जब हम किसी को वैक्सीन देते हैं, इट मीन्स कि हम उसकी बॉडी में जो उस डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत वीक करके, इतने वीक होते हैं कि वो डिजीज कॉज नहीं करते, पर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट सेल बना के रखती है, मेमोरी सेल्स, ताकि फ्यूचर में अगर वो डिजीज के जो पावरफुल डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमें हार्म करें, तो हमारी बॉडी के पास मेमोरी सेल्स में वो सेल बने हुए हैं, मेडिसिन तैयार है बॉडी के अंदर, ताकि वो जो डिजीज है उसको हार्म ना कर सके। सो वैक्सीनेशन में क्या है, वही वही डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वीक वीक उसमें बॉडी में डाल दिए जाते हैं, राइट, ताकि बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे। So vaccination is the process of introduction of vaccines into the body to produce antibodies against the antigen to neutralize the effect of pathogen during actual infection. So हम बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज तैयार करके रखेंगे, ताकि अगर एक्चुअल में कभी इन्फेक्शन होगी तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होंगी। सो वैक्सीन आर व्हाट? वैक्सीन क्या मेडिसिन है जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, तो वो होती क्या है? दे आर द डेड और वीकेंड पैथोजेंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। वो बहुत ही वीक पैथोजन है, इतने वीक हैं कि वो एंटीबॉडीज तो बना देंगे हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट वो क्या बना देंगे, मेडिसिन तैयार करके रख लेंगे बॉडी में, पर वो डिजीज नहीं कॉज कर सकते, इतने वीक होते हैं। The dead or weakened pathogens lead to production of antibodies which neutralize the pathogenic agents during the actual infection with the same pathogen. It is a drug, जैसे मैंने अभी आपको बताया, weak pathogen और inactivated viruses that is administered to a person to prevent the onset of a disease, ताकि हम उसको उस डिजीज से बचा सकें। ये तो हो गया बेटा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की बात कि हम उसकी बॉडी में वो डाल देते हैं, वीक वाले जो भी पैथोजेंस है वो डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? इट मींस कि हमारी बॉडी नेचुरली, जब हम कहते हैं इम्यून हो गई है, ठीक है, वैक्सीन देने के बाद वैक्सीनेशन तो होगी ना, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, पर जब एक्चुअल में कभी वो बीमारी आई, पोलियो के माइक्रोब्स ने अटैक करा बॉडी पे, तो हमारी बॉडी पे वो बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि एंटीबॉडीज बने हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो इट मींस हमारी बॉडी क्या होगी, उसके लिए इम्यून होगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिए हैं। जब हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है किसी भी डिजीज को फाइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। क्लियर? वैक्सीनेशन तो मींस कि हमने वो दी है मेडिसिन उनको अंदर, और इम्यूनाइजेशन मींस हमारी बॉडी रेडी है टू फाइट द actual pathogen. So the process where performed antibodies
against the toxins are introduced into the body. It is the body's ability to generate an immune response naturally or through vaccine. अब इसमें क्या होता है, हमने वैक्सीन तो दी हुई है, जब नीड हुई बॉडी को तो बॉडी ने वो एंटीबॉडीज जो बनी हुई है उसका इफेक्ट दिखाएंगी और वो डिजीज से फाइट कर लेंगी। और दूसरा तरीका क्या है कि हम एंटीबॉडीज देते भी हैं उनको खाने के लिए, देते हैं ना। जब किसी को डिजीज, मान लो स्नेक बाइट किसी को हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको वैक्सीनेशन तो दी नहीं गई, तो हम उसको एंटी वेनम, स्नेक के अगेंस्ट, उसकी जो पॉइजन के अगेंस्ट एंटी पॉइजनस है, वो एंटीबॉडीज देंगे जो कि पॉइजनस का इफेक्ट है वो खत्म कर दे, राइट। These methods build immunity or resistance towards the particular disease. For example, the performed antibody injection against the snake venom. जो स्नेक के जहर है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज फिर दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है। यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में बेटा, रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। द एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और यीस्ट, हम किस तरह से ये एंटीजेंस के अगेंस्ट, जो पैथोजेंस के अगेंस्ट किस तरह से हम तैयार करते हैं मेडिसिन, कैसे एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन तैयार करते हैं, ये हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, हेपेटाइटिस बी ये बहुत ही फैटल डिजीज है लिवर की, उसके अगेंस्ट भी हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। सो इन अ सेंस वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड. Immunity to a disease can occur naturally or be induced by artificial means. For example, once you contract chickenpox, it is very rare for the same person to contract the disease again because they build up the immunity to the disease. अगर किसी को लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो बहुत कम चांसेस है कि दोबारा भी हो, कि हमारी बॉडी ने चिकन पॉक्स के अगेंस्ट पहले ही इम्यूनिटी तैयार कर ली है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर ली है। Creating immunity artificially involves exposure to a very weak or deactivated disease causing microbes. The other major difference are, जो और differences है, ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने डिफरेंस प्रॉपर लिख के आपको यहाँ पे दिखाया है। Vaccination, the process involved introducing a weakened, deactivated disease causing microbes into a person. और इम्यूनाइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर पर्सन इज एक्सपोज टू वैक्सीन एंड द बॉडी स्टार्ट बिल्डिंग रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज। जब बॉडी ने, जब वैक्सीन बॉडी में चली गई तो बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली है उस बीमारी को फाइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इट इज यूजुअली इंजेक्टेड और एडमिनिस्ट्रेड ऑरली, इसको ऐसे इंजेक्शन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इसको ऑरली भी माउथ के थ्रू भी दिया जा सकता है। It is not administered in any way. The body develops resistance from it. इसमें क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन का मतलब तो ये है ना, बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बना ली हैं उसको लड़ने के लिए जो वैक्सीन देने के बाद, तो कुछ केसेस में ही हम एंटीबॉडीज देते हैं, अदरवाइज बॉडी अपने आप ही वो बना लेती है। सो नेक्स्ट डिफरेंस है बेटा, हाँ जी, एमोवेक्स रेबीज इज अ ट्रेड नेम फॉर द रेबीज वैक्सीन। रेबीज की वैक्सीन के लिए ये वाली हमने उसको डिजीज रेबीज के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, नाम दिया गया है यहाँ पे। बॉडी, इसमें क्या होता है इम्यूनाइजेशन में, द बॉडी बिल्ड्स अप इम्यूनिटी थ्रू दिस वैक्सीन फॉर डिजीज रेबीज, कि बॉडी अपने आप ही वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी। वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी कंप्लीट रेजिस्टेंस टू डिजीज, अगर किसी को वैक्सीन देने के बाद भी वो बीमारी हो जाती है, कई बार इम्यून सिस्टम इतना वीक है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि जब बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बना ली है तो वो बीमारी नहीं होगी। Usually if the mutation happens to microbe, it might render the vaccine ineffective. देखिए कॉमन कोल्ड, जब भी सीजन चेंज होता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से हमें क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जैसे अभी कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक, राइट। क्यों वैक्सीन नहीं आई, क्योंकि अभी अभी उसका जो वायरस है वो इतनी जल्दी अपने आप को म्यूटेट करता है, लाइक वो अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए इतनी जल्दी चेंज कर लेता है ताकि उसके सीक्वेंस को पढ़ के अभी मेडिसिन बनी ही नहीं है उसके लिए। Similarly, variation of a disease impact the body's ability to generate an immune response. जैसे जैसे
बीमारियां स्ट्रांग हो रही हैं, वायरसेस स्ट्रांग हो रही है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। ये अब कोविड-19 के लिए अभी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई ही नहीं है, राइट। एलर्जीज, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा एलर्जीज। एलर्जीज के बारे में अभी हमने सुना ही हुआ है। कभी आप नई जगह पे जाते हो या अभी कभी आपने कईयों सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, अपना ट्रंक खोलते हैं, अलमारी में से सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, तो हमें कई बार स्नीजिंग शुरू हो जाती है, राइट, विदाउट एनी रीजन। तो ठंडा मौसम हुआ तो स्नीजिंग शुरू हो गई, तो अपने आप ही वो ठीक भी हो जाती है बिना मेडिसिन लिए। कईयों को स्किन की एलर्जी हो जाती है ना, स्किन पे कोई खारिश शुरू हो गई है, मौसम चेंज हुआ, या किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, किसी खाने से एलर्जी हो सकती है। सो एलर्जी क्या है? इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू टिपिकली हार्मलेस सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। एलर्जी बहुत मतलब हार्मलेस सब्सटेंस है, जैसे खाने से किसी को उस खाने से एलर्जी नहीं, पर किसी को है। पोलन ग्रेन से होती है किसी को एलर्जी। सो इन चीजों से जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसको कहते हैं एलर्जी। These disease includes hay fever. Hay fever means पूरी बॉडी पे क्या खारिश चलने लग जाती है, रेडनेस हो जाती है, साथ में बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ सकता है उसमें। फूड एलर्जीज हो सकती हैं, टॉपिक डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की डिजीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। ये सारी प्रॉब्लम होती है हमें एलर्जी से। सो एलर्जी का अगर डेफिनेशन करें, द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, मतलब एग्जैजरेटेड मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड, the exaggerated response of the immune system to certain antigens, मतलब certain antigens मतलब कुछ प्रोटीन सब्सटेंस, कुछ भी सब्सटेंस है जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, उसको कहते हैं एलर्जी। जब हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाए किसी चीज को लेके, उसको हम कहते हैं एलर्जी। अब बेटा जिन चीजों से एलर्जी हो रही है उनको क्या कहेंगे? एलर्जेंस, एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स, माइट्स जैसे वो उसको कहते हैं बेटा छोटे छोटे, क्या कहते हैं उसको, कीट्स जैसे थोड़े कीड़े मकोड़े, है ना, माइट्स हो गए। डस्ट में कुछ भी माइट्स है, या पोलन से, एनिमल जेंडर से, किसी भी तरह की किसी भी चीज से हो सकती है एलर्जी। इसका कोई भी रीजन नहीं हमें पता लगता, कई बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं अगर रीजन देखना हो। Allergy is due to release of chemicals like histamine और serotonin from the mast cell। तो हमारी बॉडी क्या करती है उसको, जब किसी चीज से हमें एलर्जी है तो हमारी बॉडी में से जो मास्ट सेल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स हैं वो सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली बॉडी हमें क्या करती है, एक तरह का वार्न कर रही है कि आपको इस चीज से एलर्जी है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो इसलिए हमें वो सिम्टम शो करने के लिए ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। किसी को रैशेज हो जाएंगे स्किन पे, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सिम्टम्स ये सब में अलग अलग हो जाएंगे। सेम सिम्टम नहीं हम कह सकते कि सेम एलर्जी से सेम सिम्टम्स है। किसी को स्नीजिंग शुरू हो जाएगी। सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर इम्यूनोग्लोबिन ई। अगर कोई भी एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है, वो इम्यूनोग्लोबिन है which are produced in the body in response to the antigens। किसी एंटीजेंस के रिस्पॉन्स के लिए कोई एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में, तो ये अगर एलर्जी के लिए बनती है एंटीबॉडी तो वो कौन सी होगी? IgE। तो आपने ये नेम याद कर लेना बेटा। सिम्टम्स के अभी मैंने आपको बताया, स्नीजिंग, वाटरी आईज, आंखों में पानी आना, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। And patients is diagnosed by injecting or exposing the patient to a various doses of allergen। तो अगर चेक करना हो हमें किसी चीज से एलर्जी है तो अलग अलग तरह के एलर्जेंस है, उसको इंजेक्शन लगा लगा के फिर चेक करा जाता है टू डायग्नोज, राइट। तो कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? जैसे आपको पता ही है किसी को फिब्रिन लग जाती है ना, तो क्या कहते हैं, क्या दो, सिट्रिजन दे दो। उसमें बेसिकली क्या है, एंटी हिस्टामिन होती है, वो जो हिस्टामिन निकला हुआ है बॉडी में उसको शांत कर देगी। एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स, ये सारे जो दवाइयां दी जाती हैं ताकि एलर्जी को आराम से उसको ठीक किया जाए। आगे हम करेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी क्या है बेटा? The memory based acquired immunity involved in a higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from self cell।
अब हमें हमारी बॉडी को पता है कौन से मेरे अपने सेल हैं, कौन सा बाहर से कोई एंटीजन घुस आया, कौन सा कोई वायरस और बैक्टीरिया घुस आया। ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी, जो वायरस और बैक्टीरिया आया है उसके अगेंस्ट ही क्या बनाएगी, बॉडी में एंटी क्या बनाएगी बेटा, एंटीबॉडीज बनाएगी। पर जब हमारी बॉडी अपने सेल्फ जो अपने ही सेल्स हैं उनको अटैक करना शुरू कर देती है विदाउट एनी रीजन, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अगर बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया है उसको अटैक कर रहे हो देन इट्स ओके, पर अगर अपने ही सेल्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी can easily able to identify and differentiate between self and non self, मतलब अपने सेल और बाहर के सेल। यहाँ पे बेटा द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इज एबल टू, राइट, ये आप चाहे कैन काट देना, यस। Due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cell, which results in damage to body and is called autoimmune disease. जब बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है तो उसको कहते हैं बेटा ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आपको पेपर में आ जाती है, आप लिखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया कहा जाता है। ये जोड़ों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स फूल जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर काम करना वो स्लो हो जाते हैं, गठिए में दर्द बहुत होता है इसमें, जिसको कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गठिया। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। देखिए इसमें इस तरह से हाथ जॉइंट्स, देखिए ये जॉइंट नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये मुड़ा हुआ जॉइंट है, ये देखिए जॉइंट स्वेलिंग आई हुई है ना जॉइंट्स पे, यहाँ पे जितने भी उंगलों के जॉइंट्स हैं, तो ये सारे क्या है बेटा, गठिए के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। आगे हम करेंगे बेटा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हमने पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में भी इम्यून सिस्टम में बी सेल्स पढ़े हैं, टी सेल्स पढ़े हैं आपने, वो तो अपने पढ़ा ही है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इम्यून सिस्टम बेसिकली कहाँ कहाँ पे जो सेल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं जो ये सेल्स बना रहे हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में कौन कौन से इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। तो इम्यून सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, बी सेल्स, टी सेल्स जो हम कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, एंड एंटीबॉडीज, राइट। इसमें हम मेनली आज करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड लिम्फोइड टिश्यूज। ओके, तो आपने पहले बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। सो लिम्फोइड ऑर्गन्स बेसिकली सबसे क्या है कि जहां पे लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे ना, लिम्फोसाइट्स लास्ट लेक्चर में, तो जिस ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो रहे हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसको कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। सो लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली दो तरह के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, आपने ये नाम याद कर लेने हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा बोन मैरो, एंड मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको याद रहे, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, नेम द 2 प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। सो क्या है ये, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। सो बोन मैरो और थाइमस में क्या होगा, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होंगे वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे ताकि वो आगे काम कर सके। So where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes, ताकि वो एंटीजेंस को पहचान सके और उस पर रिएक्ट कर सके, राइट। सो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, मैच्योर होने के बाद ये जाएंगे बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all body cells including lymphocytes are produced. So bone marrow is a very important. तो थाइमस क्या है, हमने पढ़ा ही हुआ है बेटा थाइमस, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे
ये प्रेजेंट होता है, राइट। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी में जब ये मैच्योर हो गए तो ये फिर कहाँ चले जाएंगे? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं बेसिकली? यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो लिम्फोसाइट्स है और एंटीजन्स है, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी। एंटीजन मतलब जो बाहर से आया हुआ है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया। सो ये कौन कौन से हैं? स्प्लीन, स्प्लीन पता है हमें ऑर्गन के बारे में, tonsils or lymph node and Peyer's patches of small intestine and appendix 1 2 3 4 5। ये 5 ऑर्गन्स है जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और 2 थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस। कौन कौन से सेकेंडरी बेटा? स्प्लीन, टॉन्सल्स, lymph nodes, Peyer's patches of small intestine and appendix। ये क्या है? सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वियर proliferation of lymphocytes takes place। और क्या होता है यहाँ पे? The secondary lymphoid organs also provide the sites for interaction of lymphocytes with the antigen। वो एंटीजन के साथ मिलके क्या करते हैं? एंटीजन को खत्म करते हैं, which then proliferate to become effector cell। उसके बाद ये effector cells बनेंगे। The spleen is a large bean-shaped organ, mainly contains lymphocytes and phagocytes, which act as filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms, and has large reservoir of the erythrocyte। स्प्लीन में हमने पढ़ा चुका है कि वो क्या है? बैंक ऑफ erythrocyte। Now lymph nodes are the small solid structures located in the different point along the lymphatic system। lymph nodes क्या है? वो क्या है बेटा? second organ। lymph nodes serve to the trap, जो lymph node भी क्या है? यहाँ पे lymphocytes बनने, trap the antigens, and these antigens trapped are responsible for activation of lymphocytes and cause the immune response। अब lymph nodes क्या करती है? वो एंटीजेंस को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, वहां पे फिर lymphocyte आके उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर हम ध्यान से देखें बेटा स्ट्रक्चर को, ये ध्यान से देख लो आप, जो एनसीईआरटी के नोट्स आपको बुक दी हुई है उसमें भी डायग्राम बनी हुई है। ये पोजीशन बताई गई हुई है आपको कि लिम्फो नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है पूरी बॉडी में, राइट। ये देखिए, ये तो पहले आपको बताए गए हैं कि कैसे हमारी बॉडी में ये बोन मैरो है, ये थाइमस है, ये दोनों क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। उसके बाद बेटा ये देखिए पियर पैचेस है, अपेंडिक्स है, स्प्लीन है, ये सारे टॉन्सिल्स, ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। स्प्लीन है ना, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। और उसके बाद ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो सारे लिम्फ को लेके जाती है। अब हम बात करेंगे लिम्फोइड टिश्यूज की। The lymphoid tissues are located within the lining of respiratory, digestive and urogenital tract, यानी कि यूरिनरी सिस्टम। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट इज लिम्फोइड टिश्यू? और आ सकता है डिफाइन MALT, माल्ट, माल्ट नहीं बोलना है इसको, MALT बोलना है, दैट इज अभी अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। लिम्फोइड टिश्यूज टिश्यू है जिसमें लिम्फ है, जिसमें लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, लिम्फोसाइट्स ने आके अटैक करना है वायरस और बैक्टीरिया को। लिम्फोइड टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है? पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग में, जो कवर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाइनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग और यूरोजेनेटिकल ट्रैक की लाइनिंग। Lymphoid tissues are also called mucosal associated lymphoid tissue। ये आपने इसकी अब्रिविएशन रट लेनी है, याद कर लेनी, पेपर में यही आ जाता है। एक्सपैंड दिस टर्म MALT, तो आपने लिख देना mucosal associated lymphoid tissues, राइट। तो ये जो बेटा ये लाइनिंग के साथ साथ रहते हैं और इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ lymphoid टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। जो माल्ट है तो 50% लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसमें क्या क्या करना है,
लिम्फॉइड ऑर्गन्स करने हैं, लिम्फॉइड टिश्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसके ऊपर, लिम्फॉइड ऑर्गन के ऊपर। बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज हमने ऑलरेडी पहले करे हुए हैं, राइट। तो ये हो गया बेटा आपका अबाउट द इम्यून सिस्टम। जो अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन मैसेज मी, राइट। इसके नोट्स बना के मुझे सेंड कर दो। थैंक यू रचा।